सोचो 100 ट्रिलियन साल बाद जब आखिरी स्टार भी बुझ चुका होगा और यूनिवर्स एक ठंडी अंधेरी खामोशी में जम गया होगा, तब क्या टाइम खत्म हो जाएगा या एक नई रोशनी कहीं फिर से पैदा होगी? हर शुरुआत का एक एंड होता है और हर एंड एक नई शुरुआत बन सकता है। ये कहानी है क्रिएशन से डिस्ट्रक्शन तक की, द बिग बैंग एंड द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। मेरा नाम वजाहत शेख है और आप देख रहे हैं डीप यूनिवर्स। इस सीरीज़ की पिछले एपिसोड में हमने समझा कि आज का यूनिवर्स कैसा है, द मॉडर्न यूनिवर्स। और आज की इस सीरीज़ की लास्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि यूनिवर्स का एंड किस तरह होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। 13.8 बिलियन साल पहले कुछ भी नहीं था, ना टाइम, ना स्पेस, ना एनर्जी, सिर्फ एक सिंगुलैरिटी, एक इन्फिनिटेसिमली छोटा पॉइंट जिसमें पूरे यूनिवर्स का मैटर और एनर्जी कंप्रेस था। और फिर एक मोमेंट आया जब वो सिंगुलैरिटी एक्सपेंड होने लगी, एक मैसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी के साथ। ये था द बिग बैंग। ये कोई नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं था, यह स्पेस खुद एक्सपेंड हो रहा था और उसके साथ शुरू हुआ टाइम। हर डायरेक्शन में एनर्जी, हीट और लाइट फैल गई। यूनिवर्स के पहले कुछ सेकंड में ही सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बने, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। टेम्परेचर ट्रिलियंस ऑफ डिग्रीज था और मैटर अनस्टेबल था। लेकिन जैसे जैसे कूलिंग हुई, क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बन गए और यूनिवर्स ने पहली स्ट्रक्चर शेप लेनी शुरू की। बिग बैंग के कुछ मिनट्स बाद ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फ्यूज हुए और हाइड्रोजन और हीलियम के एटॉमिक न्यूक्लाई बने। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्री थे और लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती थी। यूनिवर्स ओपेक था, एक ब्राइट फॉग जैसा। 3,80,000 साल बाद टेम्परेचर फाइनली इतना कम हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लाई कंबाइन कर सकें और तब लाइट को आज़ादी मिली। फोटॉन्स फ्रीली ट्रेवल करने लगे। ये था रिकम्बाइनेशन एरा और इसी के साथ यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन गया। आज भी हम उस मोमेंट की लाइट देख सकते हैं एज द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, एक एशियन ग्लो जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, एक साइलेंट विटनेस ऑफ क्रिएशन। लाइट तो थी लेकिन स्टार अभी नहीं बने थे। कई मिलियन साल तक यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम का गैस था। ग्रेविटी ने इन्हें खींचना शुरू किया और डेंस क्लम्स बनने लगे। और फिर एक दिन प्रेशर इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और पहला स्टार पैदा हुआ। ये स्टार हमारे स्टार से कई गुना ज़्यादा बड़े और हॉटर थे। इन्होंने यूनिवर्स में पहली बार लाइट और हेवी एलिमेंट्स बनाए, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, सब कुछ जिससे हम बने हैं। जब ये स्टार एक्सप्लोड हुए एज सुपरनोवा तो उन्होंने नए एलिमेंट्स स्पेस में फैला दिए। यही एलिमेंट्स बाद में नए स्टार, प्लैनेट्स और लाइफ का फाउंडेशन बने। स्टार्स एक दूसरे के अराउंड क्लस्टर हुए और गैलेक्सीज पैदा हुई। बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ग्रेविटी ने उन काउंटलेस स्टार को एक स्पिरल गैलेक्सी में जोड़ दिया, द मिल्की वे। और इस गैलेक्सी के एक छोटे से कॉर्नर में 4.6 बिलियन साल पहले एक नेबुला कोलैप्स हुआ और एक स्टार पैदा हुआ, द सन। उसके आसपास घूमते डस्ट और गैस के पार्टिकल्स कोलाइड होकर प्लैनेट्स बन गए। उन्हीं में से एक थी अर्थ। यहाँ वाटर कंडेंस हुआ, एटमॉस्फेयर बना और फिर लाइफ ने अपनी पहली सांस ली। सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक। और फिर हम, एक ऐसी स्पीशीज जो अपने ओरिजिन को समझ सकती है और अपने फ्यूचर पर सोच सकती है। यूनिवर्स तब तक भी एक्सपेंड हो रहा था, लेकिन साइंटिस्ट ने 1998 में एक शॉकिंग डिस्कवरी करी कि ये एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा,
बल्कि एक्सेलरेट कर रहा है। कुछ अननोन फोर्स स्पेस को पुश कर रही है। इसे हम कहते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी स्पेस के हर पॉइंट में प्रेजेंट है और गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर कर रही है। इसका मतलब कि फ्यूचर में गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि उनकी लाइट भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। यूनिवर्स और ज़्यादा डार्क और साइलेंट हो जाएगा। कई बिलियन साल बाद हमारा सन अपना हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म कर देगा। वो एक्सपेंड होकर रेड जायंट बनेगा और शायद अर्थ तक को इनगल्फ कर लेगा। फिर वो अपनी आउटर लेयर्स गिरा देगा और बचेगी सिर्फ एक ग्लोइंग कोर, वाइट ड्वार्फ। बिलियंस ऑफ साल में ये भी ठंडा होकर ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, एक साइलेंट रिमाइंडर ऑफ व्हाट वंस वाज अ स्टार। गैलेक्सीज कोलाइड करेंगी, स्टार्स बनेंगे और नए स्टार्स बनना बंद हो जाएंगे। ये एरा कहलाता है द डीजेनरेट एरा। यूनिवर्स में सिर्फ वाइट ड्वार्फ्स, न्यूटन स्टार और ब्लैक होल्स बचे होंगे। ट्रिलियंस ऑफ साल बाद ब्लैक होल्स डोमिनेट करेंगे, वो सब कुछ कंज्यूम कर लेंगे और फिर हॉकिंग रेडिएशन के जरिए वो खुद भी धीरे धीरे एवापोरेट होने लगेंगे। फिर आने वाले कई साल बाद कोई स्टार, कोई प्लैनेट्स, कोई लाइट नहीं बचेगी, सिर्फ कोल्ड पार्टिकल्स और फेडिंग रेडिएशन। ये होगा द हीट डेट ऑफ द यूनिवर्स। जब एनर्जी यूनिफॉर्मली स्प्लिट हो चुकी होगी और कोई प्रोसेस, कोई लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी, यूनिवर्स एक इन्फिनाइट डार्कनेस बन जाएगा, साइलेंट, स्टिल और टाइमलेस। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कहानी का एंड है या सिर्फ एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं अगर डार्क एनर्जी रिवर्स हो जाए तो ग्रेविटी सब कुछ वापस खींच लेगी और एक दिन सब कुछ दोबारा कोलैप्स होगा एक पॉइंट में, द बिग क्रंच, और शायद वहीं से एक नया बिग बैंग होगा, एक नया यूनिवर्स, एक नई कहानी। क्योंकि जैसे साइंटिस्ट कहते हैं, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफॉर्म। तो शायद हम सब, ये स्टार, ये गैलेक्सीज सिर्फ एक इन्फिनाइट साइकिल का हिस्सा हैं, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ का। और शायद कहीं एक नई जगह पर एक नया तुम और एक नई डीप यूनिवर्स स्टोरी लिखी जा रही है। द यूनिवर्स नेवर ट्रूली एंड्स, इट ओनली ड्रीम्स इटसेल्फ अन्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दें।